हाँ, इंटीग्रेशन इन फिजिक्स। सबसे पहले हमें समझना है कि इंटीग्रेशन होती क्या है। देखिए फिजिक्स में बहुत बिग वैल्यूज होते हैं। डिफरेंशिएशन में क्या बताया था मैंने, स्मॉल वैल्यूज। बहुत बिग वैल्यूज होते हैं जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। बहुत एरियाज होते हैं, ये एरियाज ही होते हैं जिनके पास हमारा कोई प्री डिफाइंड मेथड नहीं होता है कैलकुलेट करने का। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं, अगर मैं आपको बताऊं इस रेक्टेंगल का आप एरिया निकालते हैं, आप सिंपली निकालेंगे लेंथ इंटू ब्रेड। अगर अब मैं आपको बता दूं स्क्वायर का एरिया निकालिए, आप सिंपली निकालेंगे साइड स्क्वायर। मैं आपको बता दूं किसी और चीज का, फॉर एग्जांपल ट्रायंगल का एरिया निकाले, 1/2 ऑफ बेस इनटू आल्टीट्यूड एंड सो ऑन। अगर मैं आप बताऊं इसका एरिया निकालो, इस चीज का, तो आप परेशान हो जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा इसका एरिया निकाल के दीजिए मुझे। आपके पास कोई फॉर्मूला नहीं है इस चीज का एरिया निकालने का। एरिया होता क्या है, हम देखते हैं कि कितना कवर कर रहा है इसके अंदर का जो सर्फ, जिसके अंदर का जो पोर्शन है, जो एरिया इसका है, जो सरफेस कवर कर रही है, कितनी लेंथ है इसकी। तो ऐसे यहाँ पे ट्रायंगल में इस चीज को हम एरिया बोलते हैं, जो बीच वाली चीज होती है कि नहीं, स्क्वायर के बीच वाली चीज को हम एरिया बोलते हैं कि इसके अंदर द एनक्लोज सरफेस साइड बाय सम बाउंड्रीज, ये may be imaginary और रियल। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि अपना डस्टर उठा के देखिए, पेन उठा के देखिए, सिलेंड्रिकल होता है, कॉपी होती है, बहुत सारी चीजें हैं। तो हमें पता है एरिया, ये आपको 7th 8th 9th 10th की बुक्स में पढ़ा होगा एरिया क्या होता है। अब जो मैं आपको बोल रहा हूँ इन चीजों का आप एरिया इजीली निकाल पाते हैं, चाहे वो ट्रायंगल हो चाहे वो स्क्वायर हो। लेकिन इस चीज का आप एरिया कैसे निकालेंगे, आपके पास कोई प्री डिफाइंड चीज नहीं है। तो आप यहाँ बोलेंगे सर ऐसे तो हम नहीं निकाल सकते, आप हमें एक मेजरिंग टेप दीजिए, हम उससे मेजर करेंगे, फिर हो सके कारपेंटर को बुला के एरिया निकालेंगे। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि जब बड़ी बड़ी चीजें होंगी, बहुत बहुत आपको जमीन कहीं होगा या कुछ होगा, वो हमेशा आपको रेक्टेंगल के फॉर्म में नहीं होगा, हमेशा ट्रायंगल के फॉर्म में नहीं होगा। जब आपको इस फॉर्म में आ जाएगा जहाँ पे आपको एरिया निकालने का कोई तरीका नहीं, वहां पे हम ये इंटीग्रेशन यूज करते हैं, वहां पे हमें इंटीग्रेशन यूज करते हैं। तो सिंपली इंटीग्रेशन क्या है इन फिजिक्स, बिग वैल्यूज इन एरियाज जो प्री डिफाइंड, जो हम नहीं निकाल सकते, जो हमारे लिए बहुत बड़े हैं कैलकुलेट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मैंने आपको बोला कि कोई बड़ा सा खेत वगैरह है या कोई ऐसी शेप है जिसका हमें एरिया निकालना नहीं आता है, तो यहाँ पे हम करते हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूज। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन हम इस सिचुएशन में यूज करेंगे। ईदर द एरिया इज टू बिग फॉर अस और टू कॉम्प्लेक्स, यानी कि कोई प्री डिफाइंड हमारी शेप नहीं है, कोई स्क्वायर नहीं है, ऐसे अजीब सा कुछ है जिसका हमें एरिया निकालना, तो तब हम इस इंटीग्रेशन को यूज करेंगे। तो ये हो गया वाई इंटीग्रेट। जैसे मैंने आपको डिफरेंशिएशन में कहा था वाई, उसमें क्या था डिफरेंशिएशन में, इसको साथ एक साथ देखिए डिफरेंशिएशन को भी इसके साथ। डिफरेंशिएशन में तो बहुत स्मॉल, मैंने फिर वो ग्राफ की एग्जांपल दी थी कि इन दो के बीच में जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में मैंने अच्छे से समझाया है, जो डिफरेंशिएशन वाला वीडियो है उसमें मैंने डिफरेंशिएशन का अच्छे से समझाया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। तो इंटीग्रेशन में हमें बड़े एरियाज के लिए है, तो ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। अब देखिए हो गया हमारा वाई। अब है हमारी रिप्रेजेंटेशन। डिफरेंशिएशन को हम करते थे डी बाई डी से, यहाँ पर कोई वेरिएबल एक्स वाई जेड लिख लेते थे, और इंटीग्रेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, ये थोड़ा सा एस और डी, और यहाँ पे कोई वेरिएबल, चाहे वो एक्स हो, वाई हो, जी हो, टी हो, बी हो, कोई भी वेरिएबल। तो हमारी इंटीग्रेशन की रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, एस ऐसा होता है, एस को थोड़ा लंबा खींचिए ऐसे एस और डी, ठीक है, और यहाँ पे कोई वेरिएबल, ये हमारी रिप्रेजेंटेशन। जैसे मल्टीप्लिकेशन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, डिवीजन को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, सब्ट्रैक्शन को ऐसे, एडिशन को ऐसे, इंटीग्रेशन को ऐसे, टी एक्स वाई, यहाँ पे कोई भी वेरिएबल हो सकता है। तो ये चीज क्लियर होगी। तो अब हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि इंटीग्रेशन क्या है। हमें पता है ये एक किस्म का सम है कि नहीं, एक किस्म का सम है, असली सम नहीं है, टाइप ऑफ सम, जो हमें कॉम्प्लेक्स चीजों में बिग वैल्यूज को कैलकुलेट करने में लगता है। तो फिजिक्स में आपको मेनली पूछा जाएगा इंटीग्रेट करने को या तो कांस्टेंट्स को
या वेरिएबल्स। मैंने आपको डिफरेंशिएशन में भी बताया, डिफरेंशिएशन भी आपको इन्हीं दो चीजों की करनी है, कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स या फिर फंक्शंस, जो कि मैं पिछले वीडियो में समझा चुका हूं कि फंक्शन क्या होती है। वो बस कुछ नहीं होता है, एक इक्वेशन होती है जिसमें वेरिएबल्स होते हैं। इन तीन चीजों की आपको करनी है, यहाँ ही तो डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन। अब मैं आपको खुशखबरी एक देता हूँ कि इंटीग्रेशन इज नथिंग बट इनवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब जो हमारा मेथड आपको मैंने सिखाया था डिफरेंशिएशन के लिए, उसका हमें उल्टा कर देना है, उसका हमें उल्टा कर देना है। मैं अभी भी फिर रिपीट करता हूँ, अगर आपने डिफरेंशिएशन का वीडियो नहीं देखा है, आप प्लीज पहले वो जाके देखिए, वो बहुत ही ईजी है, तो ये समझने में आपको बहुत आसानी होगी। अगर अब आपने नहीं देखा है तब भी आप ये समझ जाएंगे, क्योंकि इतना ईजी कर दिया है मैंने। तो हम सिंपल दो स्टेप्स फॉलो करते हैं इसमें भी इंटीग्रेशन करने के लिए, और वो दो स्टेप्स डिफरेंशिएशन वाले जैसे ही है, बस दूसरे स्टेप में थोड़ा सा चेंज किया है। तो चलिए आते हैं पहले वेरिएबल्स की इंटीग्रेशन पे। वेरिएबल क्या होता है मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया अच्छी तरह, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, तो फिर मैं वहां नहीं जाऊंगा। तो वेरिएबल की हम इंटीग्रेशन पे आते हैं। वेरिएबल फॉर एग्जांपल एक्स रेज पावर 4 भी एक वेरिएबल है, टी भी एक वेरिएबल है, 8 बी स्क्वायर भी वेरिएबल है। इनकी हम इंटीग्रेशन करके देखते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1 है, देखिए जब हमें इंटीग्रेशन करने को, मैंने अभी आपको सिंबल सिखाया इंटीग्रेशन का क्या है, थोड़ा सा स्लैंट एस डी और कोई वेरिएबल होगा यहाँ, है कि नहीं। मैंने अभी आपको बताया ये इंटीग्रेशन का साइन है। मतलब अगर आपको बोल रहा जा रहा है इंटीग्रेट एक्स रेज पावर 4, तो आप क्या लिखेंगे, एक्स रेज पावर 4 बीच में, यहाँ पे ये स्लैंट वाला एस और डी। अब इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू क्या, जैसे मैंने डिफरेंशिएशन में बताया था, जो विद रेस्पेक्ट होता है वही वेरिएबल हम डी अपॉन डी एक्स के नीचे रखते हैं। यहाँ पे हम जो डी एक्स हम यूज करते हैं, अगर विद रिस्पेक्ट टू एक्स है, अगर वाई है तो यहाँ डी बाई डी वाई लिखेंगे। तो अगर अब मैं आपको बोल दूं एक्स को इंटीग्रेट करिए विद रिस्पेक्ट टू, इस एक्स रेज पावर 4 को अगर मैं बोलूं इंटीग्रेट करने के लिए विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे डी के अंदर क्या आएगा, एक्स। तो हमारा पहला स्टेप यही है जो पहले था, कि ये एक्स और डी के बाद वाला एक्स हम कंपेयर करके देखते हैं। अगर सेम है तो हम प्रोसीड करेंगे, और अगर डिफरेंट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मुझे बोला गया होता इंटीग्रेट एक्स विद रेस्पेक्ट टू वाई, तो एक्स रेज पावर 4 मैं डी के बदले क्या लिखता विद रेस्पेक्ट टू जो होता, यहाँ विद रेस्पेक्ट टू वाई है, तो मैं यहाँ ही स्टॉप कर दूँ। तो हमारा पहला स्टेप क्या हो गया, स्टेप 1 इज कंपेयर द वेरिएबल टू बी इंटीग्रेटेड। वेरिएबल कौन सा इंटीग्रेट करना चाह रहे थे हम, यहाँ एक्स, यहाँ पे टी, यहाँ पे 8 बी स्क्वायर, तो ये तीन हमारे वेरिएबल्स है, एक्स रेज पावर 4 टी और 8 बी स्क्वायर। तो हमें इस वेरिएबल को कंपेयर करना है किसके साथ, जिसके साथ हमें पूछा जा रहा है इंटीग्रेट करने के लिए, ठीक है। तो कंपेयर द वेरिएबल टू बी इंटीग्रेटेड विद द वेरिएबल आफ्टर डी, मतलब जो इंटीग्रेशन के बाद डी होगा इसके बाद वाला वेरिएबल आपको देखना है। या तो वो आपको सिंपली दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, या तो सिंपली आपको क्वेश्चन में ऐसे होगा एक्स रेज पावर 4 डी एक्स। इन दो टाइप्स पे आपको क्वेश्चन होंगे, या तो आपको दिया होगा इंटीग्रेट, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको, इंटीग्रेट एक्स रेज पावर 4 विद रेस्पेक्ट टू एक्स वाई जी, कोई एक वेरिएबल दिया होगा, तो ये वेरिएबल आपको चेक करना है ऐसे एक्स डी, और जो विद रेस्पेक्ट होगा वो यहाँ आएगा, अगर एक्स है तो हम प्रोसीड करेंगे, अगर वाई है जी है तो हम स्टॉप करेंगे। यही हमारा डिफ्रेंशिएशन का भी स्टेप था, बस डी अपॉन डी एक्स हम यहाँ पे देखते थे, और देखते थे कि क्या ये सेम है ये और ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। यहाँ पे हम बस देखते हैं कि जो डी के बाद वाला है, ये मैंने आपको सिंपली अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया है, ये वाली चीज वेरिएबल आफ्टर डी,
इंटीग्रेशन का जो यहाँ पे वेरिएबल आफ्टर डी है। ये रहा हमारा पहला स्टेप। तो आई होप कि पहला स्टेप क्लियर हो गया होगा। तो अब हम अपने स्टेप नंबर 2 पे जाते हैं। स्टेप नंबर 2 हमारा और भी सिंपल है। स्टेप नंबर 2 हमारा है रीराइट द वेरिएबल। स्टेप 2 पे मैं आपको पहले लिखाता हूँ। याद रखिए हमारा वेरिएबल कौन कौन सा था, एक्स रेज पावर 4 और था हमारा वेरिएबल टी और 8b²। टी और 8b², इन तीन को हमें इंटीग्रेट करना था। इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना था इंटीग्रेट, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी और इसको विद रिस्पेक्ट टू बी। इसीलिए क्योंकि इनसे होगा। अगर वरना यहाँ बी के बदले में कुछ और लिख लूँ या जी लिखूं तो ये इंटीग्रेशन मैं नहीं कर पाऊंगा। क्यों? क्योंकि आएगा 8b² की इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू जी। तो यहाँ बी यहाँ जी, तो यही स्टॉप करना पड़ेगा। तो ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा था। तो दूसरे स्टेप पे हम आते हैं। रीराइट द वेरिएबल, द गिवन वेरिएबल, हाँ, जो वहां से दिया हो, एंड रिमूव इंटीग्रेशन डी, और जो वेरिएबल वहां से दिया हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें पहले केस में एक्स रेज पावर 4 को इंटीग्रेट करना था डी एक्स के साथ। तो क्या बन जाएगा ये? इन दो चीजों को हम रिमूव कर देंगे। यही स्टेप नंबर 2 है। स्टेप नंबर 1 था कि इसको और इसको कंपेयर करें, इन दो वेरिएबल्स को, एक्स और एक्स को। स्टेप नंबर 2 है कि आप इस इंटीग्रेशन के साइन को रिमूव कर रहे हैं और इस dx को रिमूव कर रहे हैं। तो क्या बनेगा? ये है हमारा स्टेप नंबर 2। रीराइट द गिवन वेरिएबल हमारा एक्स रेज पावर 4 था, एंड रिमूव इंटीग्रेशन का साइन और डी और जो वेरिएबल जिसके साथ इंटीग्रेट करना हो। तो हमारा दूसरा वाला था टी, विद रिस्पेक्ट टू हमें वो टी ही इंटीग्रेट करना था। तो वो कुछ ऐसे बनता है, इंटीग्रेशन ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टी। तो अगर हम स्टेप नंबर 2 अप्लाई करेंगे, स्टेप नंबर 1 देख रहे हैं सेटिस्फाई हो रहा है, टी दोनों जगह, डी के बाद भी टी है और गिवन वेरिएबल भी टी है। स्टेप नंबर 2 डी टी को भी रिमूव करना है, और इसको ऐसे याद रखिए, क्रॉस नहीं दीजिएगा आप एग्जाम में, बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, सिंपली रिमूव करके लिख दीजिएगा टी। ठीक है, तो ये आ गया हमारा टी। ये रहा हमारा स्टेप नंबर 2, री राइट द गिवन वेरिएबल एंड रिमूव इंटीग्रेशन एंड द साइन ऑफ dx। और हमारा जो लास्ट वाला था b² या 8b², विद रिस्पेक्ट टू, हम इसको भी देखते हैं विद रिस्पेक्ट टू बी ही। तो ये आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 8b² डी बी। तो क्या बनेगा ये और ये कटेगा, 8b²। रीराइट द गिवन वेरिएबल 8b² है, एंड रिमूव जो इंटीग्रेशन की साइन थी। अब हम आते हैं अपने स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 हमारा बहुत ही ज्यादा सिंपल है। डिवाइड द वेरिएबल बाय इट्स पावर। कितना सिंपल स्टेप हो गया, डिवाइड द वेरिएबल बाय इट्स पावर। यहां पे मेरे पास क्या आया था, हम यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे मेरे पास एक्स रेज पावर 4 आ गया है अभी। तो स्टेप नंबर 2 मैंने फॉलो किया, रिमूव डी बाई डी। अब स्टेप नंबर 3 डिवाइड बाई इट्स पावर। तो एक्स रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 4। यहाँ पे क्या बनेगा, टी था, टी का पावर 1 है, डिवाइडेड बाई 1। और यहाँ पे मेरे पास क्या आया था, 8b²। तो 8b² क्या बनेगा, 8b² डिवाइडेड बाई 2। तो हम अपने फाइनल और वन ऑफ द इजीएस्ट स्टेप्स पे आते हैं। आप देखिए, स्टेप 4 है हमारा, फाइनल स्टेप जो है वो ये है कि एड 1 टू द पावर add 1 to the power and denominator, and rewrite। बड़ा ही सिंपल स्टेप है। देखिए x4 पावर को क्या करना है ऐड, मुझे
1 कर दिया 4 प्लस 1, डिनोमिनेटर में 4 था और डिनोमिनेटर को भी 1 ऐड करना है, 4 प्लस 1, ठीक है। अब हमारा t है, t का पावर 1 है तो पावर को कर दिया ऐड 1 और डिनोमिनेटर में भी 1 है, इसको भी कर दूंगा ऐड 1। अब लास्ट वाला हमारा है b स्क्वायर, 8b स्क्वायर, पावर में क्या है 2 प्लस कर दिया 1 क्योंकि ऐड करना है 1 टू द पावर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में 2 लिखा था मैंने, प्लस 1, तो आंसर क्या आएगा x 5 डिवाइडेड बाई 5 t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई t स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 और 8b क्यूब डिवाइडेड बाई 3। तो हमारी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। अब मैंने आपको एक चीज नहीं बताया कि जो कांस्टेंट था, इस कांस्टेंट के साथ हमें क्या करना था। ये बड़ा ही सिंपल है, इसको आप ट्रीट कर दीजिए कैसे कि है ही नहीं। कांस्टेंट को ऐसे लिखिए, जब भी आपके वेरिएबल के साथ कांस्टेंट होगा, फॉर एग्जांपल यहाँ 8b स्क्वायर था, जानबूझ के मैंने आपको ये नहीं बताया कि कांस्टेंट को किसके साथ में इंटीग्रेशन करनी थी, विद रिस्पेक्ट टू b। तो आपने देखा मैंने इसको ट्रीट किया है नहीं है एक ही बात है, क्योंकि जो हमारा पहला स्टेप है वो हम क्या करते हैं, रिमूव इंटीग्रेशन और db, तो कांस्टेंट वही रह गया। दूसरा स्टेप है हमारा डिवाइड बाय पावर, तो यहाँ पे मैंने डिवाइड बाय पावर कर दिया, 8b स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कर दिया। लास्ट स्टेप है ऐड 1 टू पावर एंड 1 टू डिनोमिनेटर, तो 8b क्यूब डिवाइडेड बाय 3 हो गया। समझ में आ रही है बात। तो ये हमारा इजी मेथड है जो मैंने आपको दिखाया। अब समझने के लिए मैं आपको बताऊं, जब भी कांस्टेंट हो विद ए वेरिएबल, जब भी कांस्टेंट हो विद ए वेरिएबल और आपको उसकी इंटीग्रेशन करने को पूछा जाए, तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और आप इंटीग्रेशन वेरिएबल की अलग से करेंगे। समझ में आई बात, जो कि मैंने बोला। अब बस वही थोड़ा कॉम्प्लेक्स टर्म्स में बोल रहा हूँ कि जब वेरिएबल के साथ कांस्टेंट हो, इसको ट्रीट करेगी जैसे है ही नहीं, बस लिखते जाइए साइड में, जैसे मैंने यहाँ पे किया 8 था, ये रिमूव कर दिया। देखिए किसी मेरे स्टेप नंबर 1 मैंने रिमूव किया, स्टेप नंबर 2 मैंने पावर को ऐड किया, डिवाइड पे पावर किया, कोई फर्क मुझे पड़ा। स्टेप नंबर 3 मैंने ऐड कर दिया पावर, देखिए 8 वहीं का वहीं रहा। ये नहीं करना है कि यहाँ बच्चे मिस्टेक करते हैं, जब डिवाइडेड बाई पावर करते हैं तो यहाँ काटने नहीं बैठ जाना, क्योंकि हम इसको सेपरेटली ट्रीट करते हैं। अभी हमारा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है, हमारा जो स्टेप है स्टेप नंबर 2 अभी अधूरा है, ये इंटीग्रेशन एक स्टेप में आपको करनी है। अब मैंने इसको ब्रेक डाउन किया है छोटे छोटे स्टेप्स में, ताकि आप कभी गलती ना करें, मगर याद रखिएगा कि बीच में कोई और कैलकुलेशन ना करें, जितना मैंने बताया है उतना ही करें, रिमूव करें, डिवाइड करें, ऐड करें, उसके बाद अब 3 आता है। अगर अब आप डिवाइड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। इसलिए फिर मैंने आपको ये बताया कि जब भी कांस्टेंट साथ होगा, 8b स्क्वायर db हमारे को इंटीग्रेट करना था, आप इसको ऐसे लिखिए, कांस्टेंट बाहर, b स्क्वायर db। अब इंटीग्रेट कीजिए विदाउट एनी कंफ्यूजन, इसको ब्रैकेट्स में बाहर लिखिए, ये आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। इन अदर वर्ड्स हमारा फाइनल स्टेप क्या बन गया, ये हमारा फर्स्ट स्टेप, इसको आप लीजिए, ये कंपेयर करने के बाद हमारा सेकंड स्टेप, ये ऐड कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए। तो हमारा सेकंड स्टेप ये रहेगा कि जो कांस्टेंट है keep it separate until integration is finished, until integration is finished। तो और थोड़े एग्जांपल करके देखते हैं कि मैं आपको क्या बोल रहा हूं। तो अब हम एग्जांपल लेते हैं 3x स्क्वायर की, 3x स्क्वायर की हम इंटीग्रेशन करते हैं विद रेस्पेक्ट टू x। अगर कोई और वेरिएबल यहाँ होगा तो इंटीग्रेशन नहीं होगी। और हम करते हैं 3x क्यूब की विद रेस्पेक्ट टू dx और 7y की विद रेस्पेक्ट टू dy।
ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन है। पहले इसको देखते हैं। इंटीग्रेशन में पहला स्टेप क्या है, देखिए कि ये आप चेक कीजिए, x और x सेम है, ठीक है, तो इंटीग्रेशन में हम प्रोसीड कर सकते हैं। दूसरा स्टेप है कि जो इस कांस्टेंट को बाहर लिख लेना है, कांस्टेंट बाहर एक्स स्क्वायर dx। अब इंटीग्रेशन करके देखिए, इसको लास्ट तक अब छूना नहीं, इसको बाहर रखना है ब्रैकेट्स में। तो पहला स्टेप था हमारा रिमूव एक्स एंड dx, तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर। स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा, डिवाइडेड बाई 2। स्टेप नंबर 3 क्या था हमारा, +1 +1, लास्ट में हमेशा 1 ही ऐड करना है। तो हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आएगा, ये 3 ऐसे ही लिख देना है अलग से, इसके साथ इसका कोई लेना देना नहीं है, और बीच में मल्टीप्लाई नहीं करने बैठ जाना। ये मैंने पहले ही बोला, इसको लास्ट तक, जब तक आप स्टेप नंबर 3 कंप्लीट ना करें, स्टेप 3 कंप्लीट करने तक इसको हाथ ना लगाए। तो हमारा क्या आ गया, x3/3 इंटू 3, जो ये लास्ट वाला। तो इंटीग्रेशन इज कंप्लीट। अब हम इसकी देखते हैं। पहला स्टेप क्या बताया मैंने, कांस्टेंट को बाहर लिखो, कांस्टेंट लिख दिया बाहर, 3 के बदले 13 रखते हैं, कांस्टेंट 13 आ गया बाहर। इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही है। तो स्टेप नंबर 1 क्या है, एक्स और dx को काट दो, 13 को बाहर रखो ब्रैकेट्स में अनटच्ड, एक्स क्यूब dx हटा दिया मैंने। तो स्टेप नंबर 2 क्या था हमारा, डिवाइडेड बाय द पावर, अभी भी छूना नहीं है। स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा, +1 +1, ठीक है। तो फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, 13 को वैसे ही लिख दीजिए, x4 डिवाइड बाई 4। अगर अब आप मल्टीप्लाई करना चाहे, काटना चाहे, कर सकते हैं। याद रखिए, जब तक स्टेप 3 कंप्लीट ना हो, बाहर के कांस्टेंट को बाहर ही रखिए, इसको बाहर निकाल के रखिए, वेट करेगा, कोई जल्दी नहीं है इसको कुछ करने की, ठीक है। तो अब हमारा है 7y विद रिस्पेक्ट टू dy, इसकी हमारी इंटीग्रेशन देखनी है। तो यहाँ करके देखते हैं, 7y विद dy। स्टेप नंबर 1 है कि कांस्टेंट देख रहे हैं, y के साथ 7 कांस्टेंट है, इस 7 को बाहर रखिए। अब ब्रैकेट्स में इंटीग्रेशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू dy। तो पहला स्टेप क्या, काट देना है, काट दिया। स्टेप नंबर 2 क्या है, 7 ऐसे ही लिखिए, y डिवाइडेड बाई पावर, इसका पावर 1 है तो डिवाइड बाई भी क्या होगा 1, इसको अलग रखना है, अभी टच नहीं करना है इसको। तो फिर इसके बाद वाला स्टेप है हमारा, पावर को ऐड कर देना है 1। तो y 1 + 1 डिवाइड बाई 1 + 1, तो क्या आ गया 7y² 2। अगर अब आप करना चाहे स्टेप नंबर 3 के बाद, ये था हमारा स्टेप 1। स्टेप 2 जहां पे हम डिवाइड बाई पावर करते हैं, स्टेप 3 ऐड करते हैं 1, और स्टेप 4, ये हो गई हमारी इंटीग्रेशन। किसकी, इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल्स। मुझे लगता है मैंने बहुत एग्जांपल्स दिए हैं, आई होप कि ये क्लियर हो गया हो इंटीग्रेशन ऑफ वेरिएबल्स। अब हम देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट्स। इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट्स। कांस्टेंट्स हमारे क्या है, मैंने पिछले वीडियो में बताया है, जिसमें मैं समझाता हूँ डिफरेंशिएशन 0 1 3 5 20 12 20, कोई भी जो हमारा नंबर है जिसका वैल्यू चेंज ना हो वो कांस्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं कि कांस्टेंट्स की हम कैसे डिफरेंट इंटीग्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास कांस्टेंट 1 है, तो जब भी हमें इंटीग्रेशन करने को पूछा जाए तो विद रेस्पेक्ट ज़रूरी होगा, विद रेस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई, वरना तो डी के अंदर कोई वेरिएबल रखना है ना, वो तो मस्ट है ना, वो हम कैसे रखेंगे वरना जब कुछ दिया ही ना हो। तो हमारे क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगा कि इंटीग्रेट कुछ, या तो वेरिएबल होगा या तो कांस्टेंट होगा विद रेस्पेक्ट टू, और जो विद रेस्पेक्ट टू होगा वो हमें डी के बाद, अगर एक्स है तो एक्स लिखेंगे, अगर वाई है तो हम लिखेंगे वाई। यही मैं बता रहा था। तो अब हमारी कांस्टेंट्स की जो डिफरेंट इंटीग्रेशन है, तो फॉर एग्जांपल 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेशन ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मतलब मैं डी के बाद यहाँ एक्स लिख सकता हूँ। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि जब भी कांस्टेंट हो उसको बाहर लिखिए, तो 1 बाहर आ गया, अंदर कुछ नहीं रहा। तो अब क्या करेंगे,
बड़ा ही सिंपल है। इसके जो ये वेरिएबल है यहाँ x लिखिए, जुगाड़ बता रहा हूँ मैं आपको। जो वेरिएबल x के बाद है वही उसकी इंटीग्रेशन आएगी। तो फॉर एग्जांपल कांस्टेंट है 1, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dx। कांस्टेंट है 2, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dy। कांस्टेंट है 3, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dc। कांस्टेंट है 16, इसकी इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू dg। तो इस तरह का आपका क्वेश्चन होगा, या तो फिर इंग्लिश में दिया होगा विद रिस्पेक्ट टू x, विद रिस्पेक्ट टू y एंड सो ऑन, z एंड g। तो जुगाड़ ये है कि इस वेरिएबल को देखिए, इस वेरिएबल को देखिए जो इसके पीछे है, तो वही इसकी इंटीग्रेशन होगी। मैंने आपको पता है कि कांस्टेंट को हाथ नहीं लगाना होता है इंटीग्रेशन में। कांस्टेंट को बाहर लिख दिया 1, इंटीग्रेशन आ गई x। यहाँ पे क्या है y, तो y कांस्टेंट को हाथ नहीं लगाया, लिखा बाहर 2। यहाँ पे 3 है, उसको वैसे रखते हैं 3 को, और d के बाद क्या है z, और यहाँ पे हमारा 16 है, इसको ऐसे ही रखते हैं, और d के बाद क्या है g। तो जी यही इसकी इंटीग्रेशन है। कितना सिंपल, बहुत ही सिंपल है। ये मैंने आपको जुगाड़ में बता दिया, अभी समझाता हूँ कैसे होता है। लेकिन पहले फिर से एक बार जुगाड़ समझिए। 27 b की इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू b। ठीक है, तो पहला स्टेप क्या रहेगा हमारा, स्टेप 1, राइट द कांस्टेंट एट एज इट इज। कांस्टेंट को लिख दीजिए, राइट द कांस्टेंट एज इट इज, लिख दिया कांस्टेंट। तो हमारा स्टेप नंबर 2 क्या होगा, राइट द वेरिएबल आफ्टर d। वेरिएबल आफ्टर d क्या है हमारा, b। तो वही लिख देता हूँ, कांस्टेंट तो लिखा हुआ है d, तो हेंस इंटीग्रेशन इज कंप्लीट। ये हमारा कांस्टेंट। अब मैं आपको इसका प्रूफ देता हूँ। जो भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया, फॉर एग्जांपल जो dx का था या 1 dx था, इसका मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। देखिए यहाँ कुछ नहीं है, तो मैं हमेशा इसको लिख सकता हूँ x रेज्ड पावर 0 dx। अब इस x रेज्ड पावर 0 की तो वेरिएबल आ गया, वेरिएबल की तरह करता हूँ। स्टेप नंबर 1 क्या है, कांस्टेंट को बाहर लिखो, कांस्टेंट इसका अपना 1 है, लिख दिया बाहर। और स्टेप नंबर 2 क्या है, डिवाइड बाय पावर। ठीक है, स्टेप नंबर 3 क्या है हमारा, एड 1 टू पावर। तो क्या आ गया, 1 इंटू एक्स रेज पावर 1 डिवाइड बाई 1। तो आ गई x, जैसे कि मैंने बताया था dx की इंटीग्रेशन x होगी। अब आते हैं हम वापस अपने 2dy की। तो पहला स्टेप क्या है, कांस्टेंट को लिख दीजिए बाहर। तो मैंने बताया कि मैं 2 के बदले यहाँ पे y रेज पावर 0 भी लिख सकता हूँ। अब मैं y ही इसीलिए लिखता हूँ क्योंकि तभी इंटीग्रेशन पॉसिबल है। अगर मैं z लिखूंगा इंटीग्रेशन पॉसिबल नहीं है, एनीथिंग इक्वल 0 1 बन जाएगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। फिर से मुझे हमेशा यहाँ वही वेरिएबल लाना है, तब इंटीग्रेशन होगी, क्योंकि ये तो मेरा पहला स्टेप है। अगर अब मैं मस्ती करना चाहूँ और z लाऊं यहाँ, z रेज पावर 0 dy, तो मुझे यही स्टॉप करना है, तो फिर मैं मजबूर हो जाऊंगा इसको वापस मान लिखने को। समझ में आ रही है बात। तो हम y रेज पावर 0 पे फिर से जाते हैं। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है, कांस्टेंट को अलग लिख दिया, रिमूव इंटीग्रेशन, ये हमारा स्टेप 1 है। तो लिखा y रेज पावर 0 और रिमूव कर दिया। स्टेप नंबर 2 है एड 1 टू पावर, सॉरी स्टेप नंबर 2 है डिवाइड बाय पावर, डिवाइड बाय 0 कर दिया। और लास्ट वाला स्टेप है हमारा एड 1 टू द पावर एंड द डिनोमिनेटर। तो क्या आएगा, 2y रेज पावर 1 डिवाइड बाय 1। तो 2y, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया 2 है। तो ये रहा हमारा प्रूफ कांस्टेंट्स के लिए। आई होप कि कांस्टेंट्स की भी इंटीग्रेशन आपके समझ में आ गई। ये सब करने की जरूरत नहीं है, सिंपल जुगाड़ पे मैंने जुगाड़ पे आपको बता दिया कि जो वेरिएबल d के बाद हो वही लिख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल लास्ट बार दिखाता हूँ, dx की इंटीग्रेशन x, क्योंकि वेरिएबल x है, 2dx की इंटीग्रेशन 2 बाहर लिखा, फिर से x। 33y dy की इंटीग्रेशन, यहाँ वेरिएबल है, इसको अलग से करना पड़ेगा, इसको सीधे y नहीं लिख देना, इसको वेरिएबल की अलग से करना। 3 बाहर, वेरिएबल y, 1 इसका पावर है डिवाइड बाई 1, लास्ट में ऐड कर दिया। स्टेप्स फॉलो करके आप देखिए, समझ आ जाएगा। 3y² डिवाइड बाई 2i, ये एंड में मल्टीप्लाई करना है कांस्टेंट। तो आई होप कि इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स आपके समझ में आ गई होगी। तो अब मैं आपको थोड़ा सा इंसाइट देता हूँ लिमिट्स, कि लिमिट क्या होता है। देखिए
जब भी हमारे पास किसी चीज़ का एरिया निकालना हो, फॉर एग्जांपल स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो ये नंबर लाइन पे ड्रा किया मैंने, स्क्वायर 1, फॉर एग्जांपल 2, 3, 4 और 5, 1, 2। तो इसकी लेंथ मैं बता सकता हूँ आपको कि फॉर एग्जांपल लेंथ तो 5 आएगी, तो ब्रेड्थ आएगी 2। तो इसका मैंने एरिया निकाला, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अगर अब ऐसे ही मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ये बना दूँ, एक ट्राइंगल बना दूँ, तो आप इसकी बेस निकालेंगे, आपके पास अल्टीट्यूड आ जाएगा। तो 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड करके आप इसका एरिया निकालेंगे। लेकिन जब इंटीग्रेशन हो तो हमें ऐसी चीज का एरिया निकालना होता है कि नहीं, जिसका हमारे पास फॉर्मूला नहीं होता है। तो लेकिन हमारे पास एक चीज जरूर है, 1 से लेके 5 तक हमें पता है कि इसकी ब्रेड्थ है। कहने का मतलब है हमें पता है कि हमें कितने एरिया का इंटीग्रेशन करना है, यही लिमिट होती है कि आप ऐड करो इतने एरिया के बीच में सब चीजों को। इंटीग्रेशन मैंने बोला कि ऐड करना है। अब एरिया हमें इस चीज का निकालना है। स्क्वायर का तो हमने सीधे निकाल लिया, स्क्वायर का हमने सीधे एरिया निकाल लिया, ट्राइंगल का भी निकाल दिया, 1/2 बेस इंटू अल्टीट्यूड करके। बेस कैसे हमें पता चली, ये थी बेस 1 to 5, ऑल्टीट्यूड ये था। यही हमने इसके केस में भी यूज किया, रेक्टेंगल के केस में भी और ट्राइंगल के केस में भी। अब यहाँ पे हमें नहीं आता है एरिया निकालना, क्योंकि अजीब सा फिगर है कि नहीं। लेकिन हमें पता है कि ये स्टार्ट 1 से हो रहा है 5 तक। तो यूजिंग इंटीग्रेशन हम इसका एरिया तो निकाल रहे हैं, लेकिन ये एरिया कहाँ से शुरू होता है और कहाँ खत्म होता है, वही 1 है लोअर लिमिट, 5 है अपर लिमिट। ये द मोस्ट इजिएस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग दिस। असली अगर आप अब एडवांस क्लास में आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा पूरा कि डेल्टा एक्स ये क्या होता है, यहाँ पे क्या फंडा चलता है। तो इन डेप्थ ये लिमिट्स समझने के लिए, लेकिन फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है। धीरे धीरे जब हम मोशन में लिमिट्स वाले क्वेश्चन करेंगे तो मैं लिमिट्स पे और एम्फेसिस करूंगा, ताकि आप क्वेश्चंस में, नीट के क्वेश्चंस में या आपकी जो ट्रिपल के क्वेश्चन है उसमें लिमिट यूज कर सकें। इस वक्त द इजीएस्ट पॉसिबल वे टू एक्सप्लेन लिमिट्स जो था वो मैंने आपको बता दिया है। वरना अगर हम एडवांस क्लास में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पे जो छोटे छोटे डेल्टा एक्स होते हैं तो कैसा रिलेशन बनता है, इनका समेशन मैं पूरा समझाता हूँ। तो वहां से हम असली इंटीग्रेशन को लाते हैं, समेशन से हम इंटीग्रेशन बनाते हैं, और ये लिमिट्स वगैरह मैं वहाँ समझाता हूँ। फिलहाल इस सीरीज का मेरा यही फोकस है कि कोई भी बच्चा जो घर पे किताब खोले ना खोले, उसका फिजिक्स उसका समझ में आ जाए, वो न्यूमेरिकल्स खुद कर पाए, वो अपने आप को कहीं देख पाए, जितनी कम से कम मेहनत। इसीलिए मैं ये पूरा कट शॉर्ट कर रहा हूँ। तो आप एडवांस क्लास ज्वाइन कर सकते हैं कभी भी ये सब डिटेल में पढ़ने के लिए। तो लिमिट्स में फिलहाल इतना ही। कहाँ, क्योंकि मैंने क्या बोला, मैंने बोला लिमिट्स। देखिए हम एरिया निकाल रहे हैं ना, लेकिन कहाँ से कहाँ तक हम ऐड कर रहे हैं ना, किस चीज को ऐड कर रहे हैं, कोई लिमिट तो होना चाहिए ना उस चीज का। मैंने आपको बोल दिया ऐड लार्ज एरिया, ये लार्ज एरिया है क्या, पूरी दुनिया को ऐड कर दे। वही लिमिट हमें बताता है कि इन दो चीजों के बीच में जितना आ रहा है सब ऐड कर दो। अब चाहे वो नंबर लाइन पे हो चाहे वो दुनिया में हो, हमें तो सिर्फ कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स की इंटीग्रेशन करनी है। तो हमारा ये ऑलरेडी नंबर लाइन पे मोस्टली हमारा काम हो जाएगा। तो आई होप कि लिमिट्स क्लियर है। बचा अब हमारा इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन और डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन में कोई फर्क नहीं है। बस जैसे कि मैंने डिफरेंशिएशन के केस में कहा था, फॉर एग्जाम्पल वाई इज इक्वल 3x² प्लस 2x प्लस 4, इसकी अलग डिफरेंशिएशन करनी है, इसकी अलग डिफरेंशिएशन करनी है, यही बताया था ना मैंने। डिफरेंशिएशन इसकी अलग अलग करो, कैसे, y का विद रिस्पेक्ट टू हम कर रहे हैं ये विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का क्या बनेगा, d अपॉन dx, और इसका क्या बनता, d अपॉन dx ऑफ 3x²। बीच में वही प्लस रखना है जो है, बीच वाले साइंस को नहीं छेड़ना है, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ, यही मैंने डिफरेंशिएशन में समझाया था कि नहीं, प्लस d बाई डी एक्स ऑफ प्लस d बाई डी एक्स ऑफ 4, ये तो आएगा 0। तो इसको करके देखते हैं। तो क्या आ गया हमारा, d बाई डी एक्स ऑफ y, क्योंकि ये और ये डिफरेंट है, हमें यही रुक जाना है। तो d बाई डी एक्स ऑफ 3x² क्या आएगा, 3 इंटू 2 x, 2 माइनस 1, तो आ गया 6x, और 2x का क्या आएगा, प्लस, बीच में प्लस ही था है कि नहीं। देखिए जो ब्लू में मैंने प्लस रखा है उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। 2 इंटू 1 जो कॉन्स्टेंट है x का, तो 1 है, रेज पावर 1, x 1 माइनस 1, तो हो गया 0, x पावर 0 हो गया 1। तो 6x प्लस 2x, 2 सॉरी x नहीं आएगा यहाँ। तो हमारी इसकी डिफरेंशिएशन कंप्लीट हो गई। अब इसकी इंटीग्रेशन करके देखते हैं।
इंटीग्रेशन में यही मैंने आपको जो स्टेप्स मैंने आपको डिफरेंशिएशन में बताया वही आप इंटीग्रेशन के लिए फॉलो करेंगे। चलिए, तो इसकी इंटीग्रेशन में क्या करेंगे, विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही इंटीग्रेट करके देखते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू dx, ये ऐसे ही लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 3x² विद रिस्पेक्ट टू dx और प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x विद रिस्पेक्ट टू dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 विद रिस्पेक्ट टू dx। तो यहाँ y यहाँ x से ऐसे ही रुक जाएंगे आप, है कि नहीं। दूसरे में कांस्टेंट बाहर आ गया, ये रिमूव कर दिया मैंने, अंदर का आ रहा x² डिवाइड पे पावर कर दिया, प्लस कर दिया 1। अब इस पे जाते हैं, कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया मैंने, ये रिमूव कर दिया स्टेप नंबर 1 फॉलो करके। उसके बाद पावर्स का 1 था, डिवाइड पे 1 कर दिया, और लास्ट वाला स्टेप है, पावर को भी 1 कर दिया ऐड और डिनोमिनेटर को भी 1 कर दिया ऐड। तो अब इसका देखते हैं 4x का। पहले मैंने कांस्टेंट को बाहर लिख दिया, जुगाड़ में क्या बताया था मैंने, सिंपली x, क्योंकि ये कांस्टेंट है, अंदर कोई वेरिएबल है नहीं, तो इंटीग्रेशन जुगाड़ में क्या आ गई सीधे, जो ये वेरिएबल था, इसमें अपना दिमाग खपाने की कोई जरूरत नहीं है। समझ में आ रही बात। तो सिंपली जो यहाँ हमारा वेरिएबल है वो लिख दो, मैंने जुगाड़ बताया। अब हर बार मैं प्रूफ नहीं एक्स और जीरो को वन करके पागलपन हर बार नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि अच्छी तरह इंटीग्रेशन का क्वेश्चन कि इंटीग्रेट करके दीजिए, वैसे फिजिक्स में ऐसा क्वेश्चन नहीं आता है, तो तब दिखाइए, वरना जरूरत नहीं है। तो लास्ट ये हमारा क्या आ जाएगा, 3x⁻³ अब काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, क्योंकि लास्ट स्टेप खत्म हो चुका है। अब इस कांस्टेंट के साथ आप जैसे आप इसको नचाना चाहते हैं आप नचाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे। तो लास्ट स्टेप खत्म हो गया है, तो x2/2 अब काटना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस 4x। तो हमारी इस फंक्शन की भी इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गई। आई होप कि इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शंस भी समझ आया हो।